नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल 24 अप्रैल था और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 24 अप्रैल को रिव्यू पिटीशन की सुनवाई का टेंटेटिव डेट लगा है। इसके कारण बहुत सारे शिक्षक कल व्याकुल हो रहे थे, बेचैन हो रहे थे। लगातार मुझे व्हाट्सएप कॉल्स और मैसेजेस, कमेंट्स के जरिए ये पूछ रहे थे कि आखिर कल सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, मैटर लिस्ट हुआ या नहीं हुआ। लेकिन कल मैं इतना व्यस्त था कि कल शाम वीडियो मैं नहीं बना पाया। आप लोगों की बेचैनी और व्याकुलता मैं समझ सकता हूँ। आज के इस अंक में रिव्यू पिटीशन के सारे डेवलपमेंट के बारे में हम लोग चर्चा करें। कुछ ऐसे प्रश्नों का भी हल करेंगे जो कमेंट में बार बार पूछा जाता है, जिससे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों के मन में कुछ कंफ्यूजन है, उसे भी दूर करने का प्रयास करें। सभी बंधुओं को यह उम्मीद था कि कल शाम तक इस पर मेरा कोई न कोई वीडियो आ जाएगा, लेकिन ऐसा हो ना सका। मैं चाह कर भी वीडियो नहीं बना पाया। बहरहाल सबसे पहले यह जान लीजिए कि कल 24 अप्रैल को रिव्यू पिटीशन का डेट था, वो एक टेंटेटिव डेट था, संभावित तारीख था, ना कि फाइनल। समय अभाव या किसी अन्य कारण से यह रिव्यू कल लिस्ट नहीं हो पाया और इसमें अब अगली तारीख 28 अप्रैल के लिए लगा दिया गया है। हालांकि 28 अप्रैल का भी तारीख टेंटेटिव ही है। उस दिन भी यह रिव्यू पिटीशन लगेगा या नहीं, यह कहना अभी मुश्किल है। लेकिन तारीख को लेकर इतना बेचैन होने की या घबराने की आवश्यकता नहीं है। 2-4-5 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इतना जरूर है कि इस पर जल्द सुनवाई होने की संभावना है। 28 तारीख को ही त्रिपुरा सरकार बनाम सजल देव का केस भी लगा हुआ है, जो पहले 14 अप्रैल को लगा था। 14 अप्रैल को अवकाश घोषित होने के कारण यह मामला 21 अप्रैल के लिए टाल दिया गया। लेकिन दुर्भाग्यवश 21 अप्रैल को भी यह मैटर रीच नहीं कर पाया। उस दिन उसी कोर्ट में एक टेट से ही संबंधित मामले की सुनवाई काफी लंबे समय तक हुई। उस दिन उसी कोर्ट में टेट से संबंधित एक मामला रजनीश कुमार पांडे वर्सेस भारत संघ लगा हुआ था, जिस पर काफी लंबी सुनवाई हुई। यह मामला स्पेशल एजुकेटर के लिए टेट से जुड़ा हुआ था। इस केस में भी सरकार और एनसीटीई के लापरवाही के कारण शिक्षकों का पक्ष कमजोर होता नजर आ रहा है और टेट को मजबूती मिल रही है। यह केस उस दिन इतना लंबा चला कि सजल देव का केस को सुनने के लिए कोर्ट के पास उस दिन समय ही नहीं बचा। अंततः सजल देव का केस भी अब 28 अप्रैल को लिस्ट कर दिया गया है, अर्थात रीशेड्यूल कर दिया गया है। अब 28 तारीख को सजल देव का भी केस लगा हुआ है और रिव्यू पिटीशन भी लगा हुआ है। चूंकि दोनों केस एक ही दिन लगा हुआ है और दोनों में जज भी समान है, इससे यह कंफ्यूजन मत रखिएगा कि दोनों की सुनवाई एक साथ होगी। इसमें एक ओपन कोर्ट हियरिंग है और दूसरा चैम्बर हियरिंग। सजल देव के केस का नाम कोर्ट के मेन कॉज लिस्ट में शो होगा और उसकी सुनवाई कोर्ट रूम में पहले की भांति की जाएगी। वहीं रिव्यू पिटीशन की यदि सुनवाई होती है तो वो चैम्बर हियरिंग होगी और उस केस का नाम सर्कुलेशन लिस्ट में होगा, ना कि कोर्ट के मेन लिस्ट में। एक बात और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा मुझे एहसास हो रहा है और ऐसा मुझे लगता है आप लोगों द्वारा जिस प्रकार से कमेंट पूछे जा रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि आप लोगों में चैम्बर हियरिंग प्रोसीडिंग के बारे में जानकारी कम है या बहुत सारे लोगों में इसके बारे में स्पष्टता नहीं है। चैम्बर हियरिंग की सुनवाई कैसे होती है, इसकी जानकारी शायद बहुतों को नहीं है। आज इसे थोड़ा हम स्पष्ट कर देते हैं ताकि आप लोगों को भी इसकी क्लैरिटी मिल जाए। आमतौर पर रिव्यू पिटीशन या पुनर्विचार याचिका की सुनवाई चैम्बर में सर्कुलेशन के माध्यम से की जाती है, अर्थात खुले न्यायालय में इसकी सुनवाई नहीं की जाती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें न्यायाधीश
अपने कक्ष में ही याचिका और उससे जुड़े दस्तावेजों का अध्ययन करते हैं और उसके बाद वो खुद फैसला लेते हैं। सर्कुलेशन के माध्यम से होने वाली सुनवाई में वकीलों को आमने सामने बहस अर्थात ओरल आर्गुमेंट करने का मौका नहीं मिलता है, अर्थात वहाँ कोई भी वकील उपस्थित नहीं होता है। आप अपने रिव्यू पिटीशन में जिन मुद्दों को उठाया है, उस निर्णय में जिन गलतियों को दर्शाया है, उस पर न्यायाधीश महोदय खुद विचार करते हैं। अर्थात इस प्रक्रिया में वकीलों को मौखिक दलीलें देने का मौका नहीं मिलता है, वे केवल लिखित रूप में अपनी बात रख सकते हैं। न्यायाधीश महोदय खुद केवल उन लिखित दलीलों और सबूतों के आधार पर इसकी समीक्षा करते हैं और अपने चैम्बर में ही यह तय करते हैं कि क्या पिछले फैसले में कोई स्पष्ट त्रुटि तो नहीं है। याचिका की फाइलों को उन्हीं न्यायाधीशों के पास भेजा जाता है अर्थात सर्कुलेट किया जाता है जिन्होंने मूल निर्णय सुनाया था। यदि न्यायाधीशों को ऐसा लगता है कि फैसले में कोई एपरेंट एरर नहीं है अर्थात स्पष्ट त्रुटि नहीं है, तो वे समीक्षा याचिका को खारिज कर सकते हैं। चूंकि यह पूरी प्रक्रिया न्यायाधीश महोदय के चैम्बर में होती है, इसलिए इसमें ना तो मुवक्किल को जाने की आवश्यकता होती है और न ही किसी वकील को उपस्थित होने की जरूरत होती है। यदि सर्कुलेशन के बाद बेंच को लगता है कि मामले में गहराई से बहस की जरूरत है, तो वह इसे ओपन कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर देते हैं और इसके बाद सभी याचिकाकर्ताओं को नोटिस भेजा जाता है। लेकिन इस नियम का एक अपवाद है कि सुप्रीम कोर्ट के ही नियमों के अनुसार मृत्यु दंड अर्थात डेथ पेनल्टी के मामले में पुनर्विचार याचिका पर हमेशा ओपन कोर्ट में ही सुनवाई की जाती है, न कि सर्कुलेशन अर्थात चैम्बर हियरिंग के माध्यम से। सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई आमतौर पर सोमवार या शुक्रवार को की जाती है। ये 2 दिन सुप्रीम कोर्ट के लिए मिसलेनियस डे माना जाता है, जो नई याचिकाओं, मिसलेनियस मैटर और पुनर्विचार याचिकाओं के लिए आरक्षित होता है। उम्मीद है कि अब आपको रिव्यू पिटीशन की प्रोसीडिंग के बारे में पूरी बात समझ आ गई होगी। बहुत सारे बंधुओं द्वारा अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि उनको इस संबंध में कुछ कंफ्यूजन है। बहुत सारे बंधुओं द्वारा यह भी पूछा जा रहा था कि आखिर इतने सारे रिव्यू पिटीशन की सुनवाई जब एक साथ चैम्बर में होगी तो इतने वकील उस चैम्बर में कहाँ बैठ पाएंगे या खड़े रह पाएंगे। तब मुझे लगा कि कुछ बंधुओं के मन में चैम्बर प्रोसीडिंग की क्लैरिटी नहीं है। शायद अब समझ आ गया होगा। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।